जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया, 2 जवान भी घायल। जम्मू कश्मीर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान। कांग्रेस आज से जम्मू कश्मीर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की करेगी शुरुआत। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में आक्रोश। सभाजीत सिंह बोले, आपकी बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा भयभीत, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री की आज अहम बैठक। भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद। संगठन के विस्तार पर लोगों के नाम पर करेंगे चर्चा। उमेश पाल हत्याकांड में सीएम योगी बेहद सख्त। आरोपियों के घरों पर घर जगह बुलडोजर। पीडीए जुटा रहा संपत्तियों का ब्यौरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद ईदगाह के सर्वे की मांग के मामले में आज सीनियर डिवीजनल कोर्ट में सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री की आज अहम बैठक। भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों मुलाकात करेंगे। संगठन के विस्तार पर लोगों के नाम पर चर्चा की जाएगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी फोकस। प्रदेशाध्यक्ष व संगठन महामंत्री आज अहम बैठक करने वाले। इसी हफ्ते घोषित होगा संगठन के लोगों का नाम। उत्तर प्रदेश में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष व संगठन महामंत्री आज अहम बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री की आज अहम बैठक। भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में हैं और लोकसभा चुनावों की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से शुरू हो गई। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की जा रही है, जिसमें प्रदेश के संगठन मंत्री रहेंगे, इसके अलावा अध्यक्ष रहेंगे। और वो मीटिंग जो है उसमें कल भी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है दिल्ली से तरुण चुग और दुष्यंत कुमार गौतम जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। और आज ये बैठक दोबारा होनी है, जिसमें भूपेन्द्र चौधरी और अन्य मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। धर्मपाल सिंह का नाम भी मौजूद है, जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग इस बात को लेकर हो रही है कि जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो भी उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जो जहाँ पर चुनाव होने के बाद वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था, कुछ चीजें घटी थी, उनको लेकर चर्चा रहेगी। साथ ही संगठन में जो नए नाम भी शामिल हो सकते हैं, उनको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और चर्चा इस बार कोई होनी है। और इसके साथ ही अभी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में जो चुनाव हो गए हैं, उसकी भी एक रूपरेखा मांगी गई है। और जेपी नड्डा ने इस बात के लिए सभी मंत्रियों, संगठन मंत्रियों को आदेश दिया है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर तैयारियां शुरू करें। जी बिल्कुल, आज ये कितने बजे मीटिंग शुरू होगी और कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? जी देखिए, ये जो टाइम है पर्टिकुलर तो फिक्स नहीं है, लेकिन कल शाम को मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है कि आज भी शाम को ही होगी। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, ये पार्टी मुख्यालय दिल्ली हेडक्वार्टर में कल हुई थी और आज भी पार्टी मुख्यालय में ही, दिल्ली में ही होगी। बिल्कुल प्रवेश, यहाँ पर आज संगठन विस्तार पर भी लोगों का नाम सामने आ सकता है और लिस्ट घोषित की जा सकती है, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, ये इस जो मीटिंग की जा रही है इसका उद्देश्य यही है कि लोग जो संगठन मंत्री आएंगे वो इस पर चर्चा करेंगे, अपनी राय देंगे और वो इस बात पर सहमति जताएंगे कि अगर कोई बदलाव करना है या कोई चेंज करना है या फिर यूं कहें कि किसी को कोई पद देना है तो उसको लेकर ये आपस में एक सहमति बनाएंगे, जिसके बाद जेपी नड्डा इन नामों का खुलासा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आज संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह दिल्ली में मौजूद। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां की जाएंगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। और इसी हफ्ते आपको बता दें कि घोषित किया जाएगा, एक लिस्ट जारी की जाएगी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में घायल हुए दूसरे गनर की हालत नाजुक। लखनऊ के पीजीआई में चल रहा गनर राघवेंद्र का इलाज। गनर वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से जानकारी साझा दी गई है। शरीर के कई हिस्सों में घाव होने से शरीर में संक्रमण फैला। आईसीयू की टीमें लगातार गनर पर रखे हुए नजर। गनर के लिए 2 से 3 दिन बेहद अहम बताए जा रहे हैं। गनर वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। गनर वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से जानकारी साझा की गई है। गनर वेंटिलेटर सपोर्ट पर। शरीर के कई हिस्सों में घाव होने से शरीर में संक्रमण फैला। आईसीयू की टीमें लगातार गनर पर रखे हुए हैं नजर। गनर के लिए 2 से 3 दिन बेहद अहम। प्रयागराज से खबर, जहां पर उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सभी शूटरों पर 50,000 का इनाम घोषित। इनाम की राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। प्रयागराज के धूमनगंज के सुलेम सराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज के सुलेम सराय का ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हत्यारों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हत्यारों को संरक्षण देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। यदि कोई अपराधी संरक्षण मांगे तो तत्काल पुलिस को दे सूचना।
हथियारों को संरक्षण देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से गनर की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान सामने आया है। देखिए, बिल्कुल गनर की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। राघवेंद्र गनर का नाम है, जिसको लखनऊ के पीजीआई में एडमिट किया गया है। उसके बाद उसके जो शरीर में संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है, क्योंकि कई जगह घाव थे। अब डॉक्टर की जो टीम्स हैं उसके ऊपर निगरानी बनाए रखी है। आईसीयू की तमाम टीमें हैं जो गनर के ऊपर लगातार निगरानी बनाए रखी है, स्थिति को देख रही हैं। फिलहाल डॉक्टर ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि 2 से 3 दिन बेहद नाजुक है। अगर 2 से 3 दिन किसी तरह से ये स्थिति सही निकल जाती है तो हो सकता है हालत में सुधार हो। लेकिन साफ तौर पर जो चिकित्सा अधीक्षक है उन्होंने ये कह दिया है कि संक्रमण लगातार फैल रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो हालत है वो फिलहाल अभी नाजुक बनी हुई है। जी बिल्कुल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। काफी सख्त नजर आ रही है योगी सरकार इस पूरे मामले पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार तफ्तीश चल रही है, छानबीन चल रही है, और जो हथियार है वो कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर लेंगे। उसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है कि कोई भी हथियारों को अगर संरक्षण देता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई हत्यारा जो इस घटना में शामिल हो अगर संरक्षण मांगता है तो उसकी जो पुलिस को तत्काल सूचना दे। फिलहाल लगातार जो एसटीएफ है, तमाम जो टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं अपराधियों को पकड़ने का जिसने बुरी घटना को अंजाम दिया है। और कल एक नेहरू पार्क में अरबाज नाम के अपराधी का एनकाउंटर भी हुआ है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल संरक्षण जो देगा उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना तय है, और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार करेगी। और जिस तरीके से सदन में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि मिट्टी में मिलाया जाएगा, वो कार्रवाई फिलहाल उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि नाम की राशि बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है और यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार सरकार का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। हत्यारों को संरक्षण देने वालों पर होगी कार्रवाई। मथुरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग की गई। एडीजे 6 कोर्ट में न्यायालय आज सुनवाई करेगा।
मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग की जा रही है। एडीजे 6 कोर्ट में न्यायालय करेगा सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की जा रही मांग। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई। एडीजे 6 कोर्ट में न्यायालय करेगा सुनवाई। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता की मांग। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग की जा रही। मथुरा से खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग की जा रही है। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग की जा रही। एडीजे 6 कोर्ट में न्यायालय करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गिरधर पचौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर, क्या कुछ जानकारी है, आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई है। 3 मामलों में सुनवाई होगी, जिसमें कि 2 जो भाग हैं एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के हैं, वहीं एक दूसरा हिंदू पक्ष के जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनके बाद पर आज सुनवाई होनी है। 3 मामलों में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई है और 13.37 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है, जिसमें कि हिंदू पक्षकारों का कहना है कि ये पूरी जमीन
श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। और अगर आज की सुनवाई की अगर हम बात करते हैं तो आज जो सुनवाई है, जो अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह है उनके द्वारा एक बाग डाला गया था जिसमें कि उन्होंने कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की बात कही है, उस पर आज सुनवाई होनी है कि कोर्ट कमीशन इस मामले में जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष जो है कहीं ना कहीं वो सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है और उनको मिटाने का काम कर सकता है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि पूरे मामले में कोर्ट कमीशन नियुक्त करके इसमें एक सुनवाई हो। वहीं एडीजे 6 की अदालत में भी आज एक सुनवाई होनी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी, वो भी बाद एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा डाला गया है, जिसमें कि कोर्ट तय करेगा कि पहले मामले की गोपनीयता पर सवाल किया सुनवाई की जाए या फिर इसमें जो इसको मेंटेन करने की स्थिति है उस पर सुनवाई की जाए। सिविल जज जूनियर डिवीजन को अदालत को उनके द्वारा एक निर्देश दिया जाएगा कि किस मामले में उनके द्वारा या पहले सुनवाई की जाए। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी और कोर्ट में आज परिसर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी, अगर हम कोर्ट परिसर की बात करते हैं तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा लगातार पिछले 2 तारीखों से इस पूरे मामले में जवाब दाखिल नहीं किया गया है, क्योंकि 2 तारीख पहले ही इस पूरे मामले में बहस दोनों पक्षों की तरफ से पूरी कर ली गई थी। अगर हम बात करते हैं तो हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह इस मामले में पहुंच चुके हैं। वहीं अभी देखते हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कौन इस मामले में उपस्थित होता है जिससे कि सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके। जी बिल्कुल, ये देखना होगा गिरधर यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें तो ये मामला काफी दिनों से तूल पकड़ा हुआ है और लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से भी इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन प्रतिक्रियाओं में लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं तो जिस तरह से हिंदू पक्ष का क्लियर तौर पर कहना है कि ये जो पूरी जमीन है 13.37 एकड़, इस पर औरंगजेब द्वारा अवैध रूप से एक ईदगाह का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है, और ये पूरी जमीन 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्म स्थान को दी जानी चाहिए, जिससे कि वहां पर पूरी जमीन पर मंदिर का निर्माण हो सके। वहीं मुस्लिम पक्ष पूरे मामले को अवैध बता रहा है, फर्जी बता रहा है कि ये जो वादा डाला गया है पूरी तरह से गलत तरीके से डाला गया है। इस तरह का कोई विवाद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो लोगों का जो ध्यान है वो इस पूरे मामले पर टिक जाता है। जैसे ही इसमें सुनवाई की बात सामने आती है तो सभी लोग ये चाहते हैं कि किस तरह का फैसला न्यायालय का इसमें आता है, और वो देखने वाली बात होती है। हिंदू पक्ष के लोग चाहते हैं कि ये पूरी जमीन उनके लिए मुक्त हो जाए, वहीं मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जो उनकी ईदगाह है वहीं पर बनी रहे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी इस पर राय है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है इस पर। गिरधर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप ने ये याचिका डाली थी और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। फिलहाल काफ़ी दिनों से आपको बता दें कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, तो वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम पक्ष की तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो ईदगाह है ये मुस्लिम पक्ष की ही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होगी आज। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर होगी सुनवाई। शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है। मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की जा रही है मांग। शाही ईदगाह के सर्वे की मांग की जा रही है लगातार। और मथुरा से खबर जहां पर बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है आज। लठमार होली आज बरसाना में खेली जाएगी। लठमार होली देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। लठमार होली आज बरसाना में खेली जाएगी। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आज आगाज हो रहा है। लठमार होली आज बरसाना में खेली जाएगी। आपको बता दें कि हुरियारे यहाँ पर आते हैं, होली खेलते हैं और जो हुरियारन होती हैं वो उन पर लठ बरसाती हैं।
लठमार होली आज, लठमार होली का आज बरसाना में होगा आगाज। आपको बता दें कि लगातार होली के दिन तक कुछ ना कुछ मथुरा में कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। लठमार होली देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता गिरधर पचौरी भी जुड़ चुके हैं। गिरधर, क्या कुछ जानकारी है? लठमार होली है आज और किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है बरसाना में? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जहां पर होली का पर्व सिर्फ 1 से 2 दिन मनाया जाता है, वहीं मथुरा में होली का पर्व पूरे 40 दिन तक चलता है। ब्रज की होली अपने आप में प्रसिद्ध है, क्योंकि कहा जाता है कि सब जग होली या ब्रज होरा रे रसिया, क्योंकि ये 40 दिन तक चलने वाला त्योहार है, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्रज मंडल में पधारते हैं और कान्हा के साथ यहाँ पर होली का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ लठमार होली बरसाना में खेली जाएगी। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध होली है। यहाँ पर देश के साथ साथ विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूरी होली का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आज के दिन नंदगांव के हुरियारे यहाँ पर पहुंचते हैं और नंदगांव से जो हुरियारे आते हैं उन पर जो बरसाना के हुरियारे में है जो गोपियां हैं वो लाठियां बरसाती हैं और प्रेम पर की लाठियां जो बरसाई जाती हैं, इसी को देखने के लिए और इसका साक्षी बनने के लिए पूरे देश से लोग बरसाना पहुंचते हैं और इस पूरी होली का लुत्फ उठाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें गिरधर, तो क्या कुछ तैयारियां किस तरीके से की गई हैं? सुरक्षा के लिहाज से भी किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन पूरी भव्यता और सुरक्षित रूप से होली कराने के लिए पहले ही अपनी कमर कस लेता है, उसी के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है। अगर हम प्रशासन के द्वारा की गई तैयारी की बात करते हैं तो पूरी जो रंगीली चौक और बरसाना की पूरी गलियां हैं उनको गुलाबी रंग से कलर रंग दिया गया है, जिससे कि जो भी होली का जो रंग है और भी ज्यादा अच्छा लगे। वहां पर प्रशासन के द्वारा पूरी गलियों को रंग पेंट कर दिया गया है। उसके साथ ही सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कि लगातार एसडीएम और एसएसपी पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का खाका उनके द्वारा कई दिन पहले ही तैयार कर लिया गया था, जिसको कि आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु यहाँ मथुरा पहुंच रहे हैं, किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो उसको किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो एसपी ट्रैफिक के द्वारा एक रूट प्लान तैयार किया गया है। रूट डाइवर्जन के तहत यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कम से कम 50 के समथिंग एक पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां से बाहर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की गाड़ियां वहां पार्क कराई जा रही हैं। उसके साथ ही वहां पर ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है कि गाड़ी श्रद्धालु वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करके उसके बाद में आगे की जो दूरी है उसको ई रिक्शा के माध्यम से तय कर सकें। इसके साथ ही जो रोडवेज की भी अतिरिक्त बसें यहाँ पर बरसाना के लिए लगाई गई हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर ट्रेन या अपने अन्य माध्यमों से पहुंचते हैं, उन सभी की यात्रा जो है वो सुगमता से कराई जा सके और उन सभी को लठमार होली में शामिल कराने के लिए उनको गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां यहाँ पर जो है वो प्रशासन द्वारा की गई हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देश विदेश से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में टूरिज्म के लिए भी किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, टूरिज्म के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो पर्यटन अधिकारी हैं उनके द्वारा ही कुछ गाइडलाइन पहले ही तय कर दी गई थी कि किसी भी तरह के श्रद्धालु को आने में कोई परेशानी ना हो। उसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया था कि जो रोड मैप के हिसाब से बताया गया किस तरह से यहाँ पर होली का आयोजन होना है, जिसमें कल लड्डूमार होली के बारे में भी बताया गया था, आज लट्ठमार होली के बारे में बताया गया। सभी जानकारियों को बताते हुए एक प्रेस नोट तैयार किया जाता है और इसको कि मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जाता है कि यहाँ मथुरा ब्रज मंडल में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके साथ ही अगर अब की बार की हम विशेष बात करते हैं तो जिस तरह से सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ रहा है, उसके लिए भी पर्यटन विभाग द्वारा एक स्पेशल कवरेज का मुहिम चलाई गई है, जिसको कि सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं यूज करते हैं या उसके द्वारा बनाई जाती है, उनको भी पूरी होली कवर कराने की व्यवस्था यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा कराई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गिरधर। और बता दें आपको कि बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर दूर दूर से लोग इस लठमार होली का आनंद लेने के लिए आते हैं। प्रशासन ने भी यहाँ पर तमाम तैयारियाँ कर रखी हैं ताकि किसी को भी किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे में तमाम तैयारियाँ जो हैं वो प्रशासन द्वारा की गई हैं।
चंदौली से खबर, जहां पर चेकिंग के दौरान दबंगों ने पुलिसकर्मी की धुनाई कर दी। 3 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मी द्वारा बीच बचाव के दौरान ये घटना हुई। पिटाई के बाद पुलिसकर्मी ने पुलिस चौकी पर दी सूचना। दबंगों ने पुलिसकर्मी को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस को आता देख दबंग हुए फरार। अलीनगर थाना के लौंदा चौकी के मोहम्मदपुर पुलिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने पुलिसकर्मी को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस को आता देख दबंग हुए फरार। अलीनगर थाना के लौंदा चौकी के मोहम्मदपुर पुलिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबंगों ने पुलिस की धुनाई कर दी। 3 नामजद और 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिसकर्मी द्वारा बीच बचाव करने के दौरान घटना हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दबंगों ने पुलिस की धुनाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दबंगों ने की पुलिस की धुनाई। पुलिस को आता देख दबंग हुए फरार। तीन नामजद 20 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। सीधे चंडीगढ़ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान नियुक्ति पत्र बांटने के बाद क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। फिर नहीं ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯਾਰ। ਹੜ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਏਮਲੈਸ ਯੂਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੈਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਟਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ 315 ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 26,797 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। $14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਤਾ ਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨੀ ਕਿ 28,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੀਗਲ ਬਹੁਤ ਬੈਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖੜ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਲੀਅਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਜੇ ਬੁਝੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵੇਰੀ ਮੱਝ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਵੇਰੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 11 ਲੱਖ ਗੋਟ ਪੋਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚੋਂ। 11 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ, ਮੁਫਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਲਾਈਆਂ ਜਾ रही ਨੇ। ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ 9 लाख खुराक ला चुके हैं। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, एनआईए कोर्ट में इमरान शहजाद और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले से जुड़े हुए थे चारों दोषी। साल 2007 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ था हमला। सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले से जुड़े हुए थे चारों दोषी। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। 2007 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ था हमला। AK-47 पासपोर्ट बरामद हुए। एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। इमरान शहजाद और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
चारों दोषियों को उम्र कैद की सुनाई गई सजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप में हमले पर आज कोर्ट ने सुनाई सजा। एनआईए कोर्ट ने सबाउद्दीन को सुनाई सजा। इमरान, शहजाद और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। इमरान, शहजाद और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इमरान, शहजाद और फारूक को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। इमरान, शहजाद और फारूक को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्र कैद की सुनाई गई सजा। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से बड़ी खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर, तिरपाल बिछाकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता। चकबंदी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने खोला मोर्चा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, धरना समाप्त नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने खोला मोर्चा, तिरपाल बिछाकर धरने पर बैठे। बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। चकबंदी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, तिरपाल बिछाकर धरने पर बैठे। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। चकबंदी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। गांव में चकबंदी और भ्रष्टाचार के विरोध में धरने पर बैठे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। गांव में चकबंदी और भ्रष्टाचार के विरोध में धरने पर बैठे किसान। गांव में चकबंदी को लेकर धरने पर बैठे किसान। बुलंदशहर की तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव में चकबंदी और भ्रष्टाचार के विरोध में धरने पर बैठे किसान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धरने पर बैठे किसान। और इसी बीच आपको मेरठ से बड़ी खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में अवैध पैकेजिंग का मामला। लगभग 2 करोड़ की कीमत का मीट किया गया है रिलीज। 96 सैंपल में से पाए गए 53 सैंपल सही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री में पड़ा मीट रिलीज किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फैक्ट्री में बड़ा मीट रिलीज कर दिया गया है। फैक्ट्री से निकला मीट बेचेगा याकूब। अधिकारियों की निगरानी में फैक्ट्री से निकाला गया मीट। याकूब और उसके दोनों बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 2 करोड़ की कीमत का मीट रिलीज किया गया। छियानवे सैंपल में से 53 सैंपल सही पाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
फैक्ट्री में आपको बता दें कि रिलीज किया गया है माल, 53 सैंपल सही पाए गए थे। और याकूब के अभी 2 बेटे दोनों आपको बता दें कि अभी फिलहाल जेल में ही बंद हैं। बड़े में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।